भारत में किडनी बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। साथ में उन लोगों का प्रमाण बढ़ रहा है जिनकी दोनों किडनियां हमेशा के लिए फेल हो चुकी है और जिन्हें डायलिसिस की जरूरत है। जिनकी दोनों किडनियां हमेशा के लिए खराब हो चुकी है या फेल हो चुकी है, उन लोगों के लिए किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये सर्वोत्तम उपचार है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि केवल 5 से 10% लोग ही किडनी प्रत्यारोपण करवा पाते हैं और बचे हुए सारे मरीज किसी तरह अपना संपूर्ण जीवन डायलिसिस पर व्यतीत करते हैं और समय के साथ प्रत्यारोपण न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्यारोपण न होने के कई कारण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्हें किडनी देने वाला ही प्राप्त नहीं होता। अगर करीबी परिवार में कोई किडनी देने वाला नहीं हो तो ये सारे लोग अवयवदान प्रक्रिया के माध्यम से जो अवयव प्राप्त होते हैं उस पर निर्भर हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि अवयवदान भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। उस वजह से किडनी की प्रतीक्षा सूची बढ़ती जाती है और लोगों को अवयव ही प्राप्त नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन या अवयव का आवंटन जो कमेटी करती है उसे ZTCC कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है इस बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। जिस समय हम ये सारी निराशा वाली बातें कर रहे हैं उस समय कुछ आशा निर्माण करने वाली भी बातें हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो इस अवयवदान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय काम कर रहा है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं मेरे मित्र सहपाठी डॉक्टर आशीष भंसाली, जो कि एक फिजिशियन है और परतवाड़ा में भंसाली हॉस्पिटल के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो ये अत्यंत होनहार और प्रतिभाशाली डॉक्टर है। डॉक्टर आशीष भंसाली ने IGMC मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। वो 94 बैच के डॉक्टर है। उसके पश्चात उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर यहाँ से MD मेडिसिन किया है। 2003 के MD मेडिसिन परीक्षा में नागपुर यूनिवर्सिटी में ये सर्वोत्तम थे और इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए सब लोग इन्हें आगे पढ़ने की सलाह देते थे, इन्हें DM करने की सलाह देते थे, लेकिन इनका निश्चय पक्का था। ये अपने पिताजी डॉक्टर सुरेश जी भंसाली की तरह ही अपने विभाग के लोगों को सेवा प्रदान करना चाहते थे। गत 16 सालों से डॉक्टर भंसाली परतवाड़ा और उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी उच्च दर्जे की इथिकल और प्रोफेशनल सेवाएं दे रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने कोविड सेंटर भी चलाया है। अपनी व्यस्त डॉक्टर की के बावजूद डॉक्टर भंसाली वैद्यकीय क्षेत्र में ही एक अत्यंत सराहनीय काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 4 ब्रेन मरीजों का अवयवदान यानी ऑर्गन रिट्रीवल परतवाड़ा में करवाया है। मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में शायद ही कोई तालुका स्तर का गांव है जहां ऑर्गन रिट्रीवल हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी परतवाड़ा की जितनी जनसंख्या है उतने छोटे गांव से शायद ही 4 ब्रेन मरीजों का ऑर्गन रिट्रीवल या अवयवदान हुआ होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो काम डॉक्टर आशीष भंसाली कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। उनके इस काम से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज डॉक्टर भंसाली से हम जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं और उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर आशीष, अवयवदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए आपका अभिनंदन और अभिवादन। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कैडेवर ऑर्गन रिट्रीवल इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष भंसाली, मैं डायरेक्टर हूँ भंसाली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परतवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अमरावती। जैसा आपने मुझे पूछा कि इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा, मेरे एक क्लोज रिलेटिव का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था मे बी अराउंड 2015 में। पूरी प्रोसेस को मैंने काफी क्लोजली रीड किया था और उसी समय से उमंग जागी थी कि इस तरीके का जो डायनामिक वर्क है जिसके आउटकम्स बहुत ही जबरदस्त मुझे दिखे एक हार्ट ट्रांसप्लांट में, तभी से मुझे प्रेरणा मिली कि इस तरीके के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन इनसे मैंने जुड़ना चाहिए और कुछ अपने प्लेस के लिए इस विषय में करना चाहिए। तो अराउंड 2015-16 में मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया कि ये चीज हम लोग अपने प्लेस पे, तालुका प्लेस पर भी करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि अगर आपको ऑर्गन रिट्रीवल करना है, शासन नियमानुसार NTORC यानी नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर इस स्वरूप में आपका रजिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल का पंजीकरण करना जरूरी होता है। तो ये जब आपने प्रक्रिया की तो आपको कोई दिक्कत आई?
हाँ, इस विषय में मैं ये एक सिंपल जानकारी देना चाहूंगा, इसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है। उसके लिए मुझे जस्ट एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ा सिविल सर्जन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट अमरावती, और वहां से फिर वो लोगों का एक टीम आता है जो इंस्पेक्ट करता है हमारा पूरा हॉस्पिटल प्रोफाइल और ऑपरेशन थिएटर, और प्रैक्टिकली वो लोगों का खुद का इंक्लाइनेशन रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर हम लोगों ने देश में ओपन करना चाहिए। तो इट्स नॉट वेरी टीडियस जॉब वंस यू अप्लाई, और आपके पास बेसिक सुविधा सब रहती है अगर ऊटी में, तो वो लोगों को हमें परमिशन देने को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि ये प्रोसीजर बिल्कुल टीडियस नहीं है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आसानी से हो सकता है। कितना समय लगा आपको अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने में? ऑनेस्टली सिर्फ 1 या 1.5 महीने में मुझे एप्लीकेशन Yes. करने के बाद में सर्टिफिकेट मिल गया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर सिविल सर्जन डॉक्टर निकम, जिन्होंने खुद से मुझे प्रमोट किया कि, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि तू एक तालुका प्लेस पे सोच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एनटीओआरसी रजिस्ट्रेशन होने के कितने समय बाद आपके यहाँ फर्स्ट ऑर्गन रिट्रीवल हुआ? फॉर्चुनेटली मेरा सर्टिफिकेट आया और उसके विद इन 1 मंथ हमारे यहाँ एक ऑर्गन हार्वेस्टिंग हुआ। सो इट वाज बाय लक, मतलब ये तो चांस का बात होता है, बट आई गॉट। लेकिन आप तैयार थे, आप तैयार थे रजिस्ट्रेशन के साथ, इस वजह से आप कर पाए, या ऐसा हो सकता था कि आपके पास रजिस्ट्रेशन न हो, पंजीकरण न हो, तो शायद आप ऑर्गन रिट्रीवल का सोचते नहीं। सो आपका रजिस्ट्रेशन आपके बहुत ही काम में आया। जैसे 1 मिनट लूंगा कि अगर हमारा कोई सेंटर चाहता है कि ऑर्गन रिट्रीवल करना और उस समय उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, स्टिल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक चांस देती है फॉर फर्स्ट ऑर्गन रिट्रीवल विदाउट रजिस्ट्रेशन। यू कैन अप्लाई फॉर इमरजेंसी हार्वेस्टिंग। औरंगाबाद में भी हमने ऐसा देखा था कि पहला जब ऑर्गन रिट्रीवल हुआ था तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने उनको इमरजेंसी बेसिस पे परमिशन ग्रांट किया था ऑर्गन रिट्रीवल के लिए। ये अगर आप रजिस्टर्ड भी नहीं है, अगर आपके पास ब्रेन कोई है और आप सोचते हैं कि ऑर्गन रिट्रीवल करना, तो ये संभव है इमरजेंसी परमिशन के तहत। जहां तक मैं जानता हूं अभी तक आपके हॉस्पिटल में 4 ऑर्गन रिट्रीवल हुए हैं, 4 कैडेवर के। सो आप थोड़ा उनका विवरण देंगे कि सबसे पहला कब हुआ, बाद में कौन सा हुआ, कौन से ऑर्गन निकाले गए हैं, कितने लोगों को नव संजीवनी या ऑर्गन डोनेशन की वजह से प्राप्त हुई? जैसे मैंने आपको बताया, मेरा रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ, एंड विद इन 1 मंथ आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट 1 ऑर्गन हार्वेस्टिंग। तो 2018 में हमने एक 70 इयर्स लेडी का लिवर ऑर्गन हार्वेस्ट किया था, बिकॉज किडनीज वेर नॉट दैट गुड, ओनली लिवर वाज हार्वेस्टेड। देन 2019 में एक यंग बच्चा 18 इयर्स, अनफॉर्चुनेटली हेड इंजरी, ब्रेन स्टेम डेथ, उसका दोनों किडनीज, लिवर, कॉर्निया ये हार्वेस्ट हुआ। Then 2020 was blank for us. We have tried once, but unfortunately team आने के पहले वो expire हो गई lady. And 2021 back to back we have got 2 organ harvesting. They were relatively young, like एक 45 years patient था जिसका liver, 2 kidneys, cornea हमने harvest किया। Then अभी एक 10 days back एक 65 years brain stem death patient का फिर से हमने एक liver, 2 kidneys और cornea harvest किया। So in all 4 times हम लोगों के पास में चांस मिला, एंड वी हैव गिवन लाइफ टू as many as 9-10 people. बहुत ही प्रशंसनीय है डॉक्टर आशीष। मैं और एक पूछना चाहता हूँ कि ये सब प्रक्रिया करते हैं, मैंने भी ये प्रक्रिया करीब से देखी है कि जब आप किसी को ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हो, उसके कुछ शासन के नियम है। 6-6 घंटे के अंतर से 2 बार हमें एपनिया टेस्ट करना होता है, और उसके बाद में ऑर्गन हार्वेस्टिंग तक का जो समय रहता है वो कैडेवर के सब अवयव मेंटेन रहे, इसके लिए काफी टीम को मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। तो आपके जो एफर्ट्स है उसके साथ साथ कोई शासकीय संस्थाओं का भी सहयोग हमें चाहिए रहता है ये प्रक्रिया में, जैसे ZTCC का हो या ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस की यंत्रणा। तो ये सब लोगों का आपको किस प्रकार सहयोग प्राप्त हुआ? प्रशंसनीय है इनका सहयोग। जैसा आपने बोला डॉक्टर सचिन, ZTCC हमेशा तत्पर रहती है। जैसे हम लोग एक ऑर्गन हार्वेस्टिंग का बात उनसे करते हैं, लाइक इफ ए पेशेंट इज देयर ब्रेन स्टेम डेथ, तो पूरी टीम एक्टिवेट हो जाती है, एंड मल्टीपल फोन कॉल्स उनके रहते हैं कि किस तरीके की हेल्प आपको चाहिए, कोई सबऑर्डिनेट चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, ग्रीन कॉरिडोर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए वो लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहती है। सिर्फ इसमें हमारा एक वर्बल टॉक होता है कि सर मुझे एक ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, कोई
लिखा पढ़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता, एंड दे वो भी निस्वार्थ भावना से अपना एक कॉरिडोर तैयार कर देते हैं। तो इस नोबल वर्क के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लोग जुड़े हैं। ये जो ब्रेन डेड मरीज होते हैं, यानी बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनका ब्रेन पूरी तरह डैमेज्ड हो चुका है, बेसिकली ब्रेन स्टेम जिसको कहते हैं। सादे शब्दों में अगर कहे तो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, जहां शरीर का सारा कंट्रोल है वो डैमेज होने की वजह से पेशेंट तो जीवंत होता है पर बाकी उसके सारे वाइटल फंक्शंस नहीं रहते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है। और कई बार ये यंग भी होते हैं, जैसे आपने बताया आपका एक पेशेंट 18 साल का था, और ऐसा सडनली किसी के घर में होना ये फैमिली के लिए शॉक रहता है। उनकी मनस्थिति पूरी विचलित रहती है। ऐसे मुश्किल परिस्थिति में आप आपके समाज सेवी जो भी है सोशल वर्कर, उसके थ्रू ऑर्गन डोनेशन का डिस्कशन या चर्चा कैसे शुरुआत करते हैं? ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जब, क्योंकि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को आया रहता है, तो उसकी जो समझ रहती है कि मुझे ये डॉक्टर ठीक करने वाला है, रिलेटिव्स की समझ रहती है मुझे ये डॉक्टर मेरे पेशेंट को ठीक करने वाला है, और ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग एफर्ट्स लेकर पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे ये हम समझ जाते हैं, तो उस समय ब्रेकिंग न्यूज देना पेशेंट रिलेटिव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड रहता है। और उसके बाद में उनको ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रमोट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या पब्लिक रिएक्ट करेगा इसके लिए हम लोगों को एक मेंटली तैयार रहना पड़ता है। तो यूजुअली वी टेक द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर, जो शायद हमारे भी कोई करीब रहता है, और उसको जस्ट एक बात छेड़ के इस तरीके का होता है, और अगर रिलेटिव्स पूरी तरह विलिंग है तो ही हमें आगे बढ़ना है, ये स्ट्रिक्टली उनको बता करके हम उतनी बात करके छोड़ देते हैं। देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सोशल वर्कर, वो किस तरीके से मोटिवेट करता है रिलेटिव्स फैमिली को। और जिस समय कंसेंट फैमिली का हमारे पास आता है तो उस समय हम वर्बल कंसेंट, ऑडियो विजुअल कंसेंट और एक रिटन कंसेंट, इस तरीके के सारे कंसेंट लेते हैं। सो ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी ऑफिशियल लीगल, और इन एमएलसी केसेस हम लोग पुलिस इन्फॉर्म करके ये कंसेंट को और फुल प्रूफ करते हैं। बट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है जब रिलेटिव्स को हम समझाने जाते हैं कि आपका पेशेंट अब हम नहीं बचा सकते हैं, और इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं अगर आपका विलिंगनेस है तो। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा है? कन्वर्शन रेट कैसा रहा है? यानी आपने अभी तक कितने लोगों को काउंसलिंग किया और कितने लोग तैयार हुए? अगर मैंने 4 पेशेंट्स का ऑर्गन रिट्रीवल किए तो अराउंड 5 या 6 लोगों ने रिफ्यूज भी किया है। अब रिफ्यूज करने के अलग अलग वजह रहते हैं, बट मोस्टली अभी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये इंडिया में अब स्टार्ट हुआ है, तो इसका नेचुरल बात है, इसका एडेप्टेशन, इसका एक्सेप्टेबिलिटी होने को भी थोड़ा समय लगेगा। तो आई थिंक आउट ऑफ 10 अगर 4 मींस 40% भी कन्वर्शन होता है तो दैट इज रीजनेबली गुड नंबर। और जिन लोगों ने नहीं, हाँ, जिन लोगों ने नहीं भी बोला है उन्होंने पोलाइटली नहीं बोला है, बिकॉज ऑफ यानी सॉरी बोल के नहीं बोला है कि बिकॉज मेरी बहन तैयार नहीं है, मेरा ब्रदर तैयार नहीं है। उनके थोड़े मिसकंसेप्ट होते हैं, स्पेशली जो देहाती लोग रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल, बट 40% कन्वर्शन इज अ रीजनेबल गुड नंबर। शायद सोचता हूँ 50% है, क्योंकि और एक रेडी हो गया था आपका, उसका ऑर्गन रिट्रीवल नहीं हुआ था, लेकिन कंसेंट के लेवल पे उनके तरफ से कोई अड़चन नहीं थी। तो 50% ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नंबर है। ये हमको बताता है, हम डॉक्टर्स को बताता है कि शायद हम लोगों में भी ज्यादा हेजिटेशन है ये बताने के लिए। हम सोचते हैं कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन 2 में से 1 अगर कैडेवर रेडी हो रहा है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो मैं ये समझूंगा कि आपका खुद का गुडविल, सोशल कनेक्ट बहुत अच्छा है। साथ में आपके साथ जो भी जुड़े सोशल वर्कर्स हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सबूरी के साथ काम कर रहे हैं। ये सब काम करने में, यानी आप तो आपके डेली प्रैक्टिस में कई सीरियस पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, हार्ट डिसीज के पेशेंट को हैंडल करते हैं, ब्रेन डिसीज के पेशेंट को हैंडल करते हैं, किडनी बीमारियों के पेशेंट को हैंडल करते हैं। तो उनके सुधारने का समाधान, साथ ही ये जो सुधरा नहीं है उसके बावजूद ये समाज के लिए कुछ और करके गया है, ऐसे ऑर्गन रिट्रीवल का आपको कितना समाधान मिलता है? एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा मुझे। जब पेशेंट, हम लोग क्रिटिकल पेशेंट मैनेज करते हैं और उसके आउटकम अच्छे आते हैं और पेशेंट अच्छा होके जाता है, तो वो सेटिस्फेक्शन जैसा तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस ऑर्गन रिट्रीवल प्रोजेक्ट में भी जब हम लोग काम करते हैं तो शुरुआती जब हम लोग पेशेंट के रिलेटिव को डिस्क्लोज करते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स कंसेंट देते हैं, सब कुछ ऑर्गन हार्वेस्ट हो जाता है, टीम निकल जाती है अपने अपने जगह पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तब तक बड़ा नर्वसिंग लगता है, क्योंकि वी हैव नॉट गिवन अ लाइफ टू द पेशेंट।
जो हमारे पास लाइफ लेने को आया था। बट बाद में जब पढ़ते सुनते हैं कि जिनको ट्रांसप्लांट हुआ उनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ, तो उस समय जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लगता है कि चलो साइंटिफिकली ये पेशेंट तो बचने वाला नहीं था, बट इसने कितने लोगों को जिंदगी दिया। और यकीन मानिए उनके परिवार वालों का जब आदर सत्कार होता है, तो वो लोग भी हमारे पास में उतनी आदर से आते कि आपने हमको अच्छा सुझाव दिया। हम तो इस पेशेंट को ले जाकर जलाने ही वाले थे, लेकिन इतनी बड़ी चीज आपने आपके माध्यम से हमको हमारी प्लेस पे करके दी। उनका कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी प्लेस पे करके दी। और उसमें सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, लाइक जो भी चीज होता है पूरा ऑफिशियल होता है। एंड वी ऑलवेज कंसल्ट द रिलेटिव्स, देयर आर नो चार्जेस व्हिच आर बीन टेकन बाय हॉस्पिटल राइट फ्रॉम डे वन टू एंड ऑफ द रिट्रीवल। तो इस तरीके से एक सिंपैथी भी रहती है, क्योंकि आम वर्ग के लोग रहते हैं और उन्होंने इतना बड़ा काम किया रहता है। तो एक नेचुरल बात है, हम लोगों की भी जवाबदारी है उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखें। अपने डॉक्टर मित्रों को, या जब आप ये काम सफलतम तरीके से कर रहे हो, तो आपके कई डॉक्टर्स है जैसे आपके जैसे लोकेशन पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। शायद किसी ने आपके जैसी सोच ही नहीं रखी, किसी ने ऑर्गन रिट्रीवल करवाया ही नहीं है, तो उन कई लोगों के दिमाग में एप्रीहेंशन रहता है। अभी जैसे आपके बातों से हमें ध्यान में आया कि या तो रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऑर्गन रिट्रीवल का सोचते हैं, तो प्रशासन के तरफ से उसको प्रोत्साहन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव्स आपने बताया कि 50% लोग तैयार होते हैं, तो यानी सब तरीके से ये एक अच्छा काम हो रहा है। तो आप और भी डॉक्टर मित्रों को ये सजेशन देंगे कि उन्होंने भी ये ऑर्गन रिट्रीवल का काम शुरू करना चाहिए? जरूर से, जो मेरे मित्र क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस करते हैं, जिनका आईसीयू सेटअप है, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स है, उन लोगों ने तो सच में इस प्रोसेस के लिए आगे आना चाहिए। बिलीव मी, बहुत डिफिकल्ट नहीं, अगर हम में झील है तो सिर्फ थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और ये निस्वार्थ सेवा है, इससे कितना नाम आपको मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एक सोशल मैसेज बहुत बड़ा जाता है। और यकीन मानिए सारी गवर्नमेंट प्रणाली इतना हेल्प करती है कि वी आर रियली ओवरवेल्म्ड कि एक फोन करो सारे काम हो जाते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट इफ पॉसिबल शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज। तो ऐसा कहते हैं कि बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो, यानी अच्छा काम करो, लोगों से साथ अच्छा रहो और आपको अनायास लाभ हो जाएगा। तो ये शायद जो समाधान जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये एक अनायास लाभ की तरह है। जस्ट एक छोटी सी बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ब्रेन-डेड जो है, इसके स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। हर सीरियस मरीज ब्रेन-डेड नहीं होता, या हर कोमा में का पेशेंट भी ब्रेन-डेड नहीं होता है। हर व्यक्ति के हम ऑर्गन रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, ये आपको आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि ये ब्रेन-डेड है या नहीं। उसके बाद ही ऑर्गन रिट्रीवल की प्रक्रिया होती है। कई बार हमें या आपको भी फोन आते होंगे कि इसकी घर पे डेथ, अब जब आप ये अवयव दान मुहिम में शामिल हो, तो शायद आपको कभी किसी के घर से भी फोन आए होंगे कि ये अभी घर पे डेथ है, इसके ऑर्गन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली थोड़ा मिसकंसेप्ट होता है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लोगों का नहीं रहता। कहीं डेथ हो गई तो उनको लगता है कि अरे आप भेज दीजिए, लीवर निकाल दीजिए, किडनी निकाल दीजिए। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स अ चांस दैट ऑकर्स की ब्रेन स्टेम डेथ पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसको अच्छी से परफ्यूज किया गया, उसके ऑर्गन्स को मेंटेन किया गया, और फिर हम लोग जो भी रिलेटिव्स विलिंग होते हैं उन्हें उनके विलिंगनेस पर हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। कॉमनली पब्लिक मेरे यहाँ हफ्ते को 1 या 2 लोग आते हैं कि हमें ऑर्गन देना है, मतलब दे आर फिट, हमें ऑर्गन देना है, आफ्टर डेथ ऑर्गन देना है। तो उन्हें समझाना पड़ता है इट्स अ चांस थिंग। अगर आप किसी हार्ट अटैक के कारण घर पे एक्सपायर होते हो तो हमें चांस ही नहीं मिलेगा। सो इट्स अ चांस थिंग। numbers are not going to be very large, because it's a chance that a brainstem death patient should come or should be there in hospital. होम डेथ अगर होती है तो आई थिंक स्प्लीन या कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, और बाकी बाकी जो अवयव है, जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये सब लोगों के लिए ब्रेन स्टेम डेथ ये जरूरी है। कुछ विदेशों में कुछ जगह नॉन हार्ट बीटिंग डोनर्स कुछ स्पेसिफाइड टाइम में भी लेते हैं, पर भारत देश में अभी तो ब्रेन स्टेम डेथ ही ऑर्गन अवयवदान का क्राइटेरिया है। डॉक्टर आशीष बंसाली, हमसे बात करने के लिए और ये बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।
साथ ही पुनश्च आपका अभिनंदन। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जानकारी हम चाहते हैं कि कई लोगों तक पहुंचे और आपसे प्रेरित होके और लोग अच्छा काम करें। धन्यवाद। तो डॉक्टर आशीष जी से बात करके हमें ये ध्यान में आया है, अगर हम ठान ले तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अगर आपको डॉक्टर आशीष भंसाली का काम पसंद आया है तो ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके सेवा की जानकारी कई और लोगों तक पहुंच सके, कई हमारे डॉक्टर मित्र इससे प्रेरित हो सके, अवयवदान की इस मुहिम में और गति प्राप्त हो और अंततः इसका फायदा हमारे मरीजों तक पहुंचे। डॉक्टर आशीष, हमेशा हम आपको मैसेज या कमेंट के स्वरूप में सैल्यूट तो कहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से भी आपके कार्य को मैं सैल्यूट करता हूं।